अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। हंसती मुस्कुराती और खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूँ मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। जनाब आज क्योंकि वीकेंड है और वीकेंड बड़ा अच्छा गुजरने वाला है लाहौरियों के लिए, तो जनाब आज बहुत ही हैक्टिक डे होने वाला है। वैसे भी जब सुबह उठते हैं तो दिल यही करता है कि जनाब बिस्तर पर ही लेटा जाए, और जिस तरह की आजकल मौसम भी चल रहा है खुनकी महसूस की जा रही है, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश यही होती है कि वीकेंड पे जब हम आपकी खिदमत में हाज़िर हों या अपना प्रोग्राम लेकर आएँ तो कुछ लाइटर नोट पर ही बात की जाए, ताकि पूरे हफ्ते का जो बहुत ज़्यादा बर्डन हमारे कंधों पर पड़ा हुआ होता है, बहुत हाईली प्रोफाइल जो इश्यूज़ होते हैं उन पर बात की होती है, तो वीकेंड पे थोड़ा सा लाइटर नोट पर उसको जो है ना वो हैंडल किया जाए। वैसे तो कहा जाता है कि जनाब कामयाब इंसान में बहुत सी खूबियाँ होती हैं, मगर प्रेशर हैंडलिंग या फिर टेंशन मैनेजमेंट इन खूबियों में से है जो उसे हर तरह के हालात में सुरखरू करती हैं, और इस तरह सुरखरू करती हैं कि कोई आप पर उंगली नहीं उठा सकता। और ये हकीकत भी है कि ज़िंदगी हमेशा स्मूथली नहीं चलती है, इसमें बहुत सी रुकावटें आती हैं, बहुत सी हर्डल्स आती हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं जो हमें बर्दाश्त करना पड़ते हैं। ना सिर्फ मैं ये कहूँगी कि बर्दाश्त करना पड़ते हैं, बल्कि इनमें भी कामयाब रहने के लिए मुकम्मल कंसिस्टेंसी का इजहार करना पड़ता है। लोग अक्सर ही कहते हैं कि सब सही चल रहा हो तो मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, माहौल की बात कर रहे होते हैं, मगर जैसे ही कोई पैनिक सिचुएशन आती है तो चीज़ें मेरे काबू से बाहर होना शुरू हो जाती हैं और फिर समझ में नहीं आती कि क्या करना है और क्या नहीं करना उस सिचुएशन में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एग्ज़ाम्स की बात ले लें तो एग्ज़ाम्स के दौरान बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो इतने मार्क्स नहीं ले पाते हैं जितनी उन्होंने मेहनत और तवक्को की होती है। यहाँ तक कि अगर कारोबारी हजरात या फिर टीचर्स या जो गवर्नमेंट अफसरान होते हैं वो भी मुश्किल वक्त में वर्कलोड को संभाल नहीं पाते हैं, तो वो ज़िंदगी के एक लंबे और तवील सफ़र में ज़्यादा तरक्की भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी काम में महारत के लिए ना प्रेशर हैंडलिंग सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बाहुनर शख्स शाज़ो नादिर ही काम की वजह से परेशान मिलता होगा आपको, उसकी जो मैनेजमेंट है वो इतनी मजबूत होती है कि मुश्किल से ही मुश्किल वक्त भी उसे लड़खड़ाने पर मजबूर नहीं कर सकता है। वो आपको कभी भी ये कंप्लेन करता हुआ नज़र नहीं आएगा कि मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है या पता नहीं क्या होगा, प्रेशर है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सिचुएशन संभाली नहीं जा रही है। और अगर आप किसी भी कठिन सूरत हाल को डील नहीं कर पा रहे हैं तो ये ज़रूर याद रखें कि आपको अभी अपने काम में महारत हासिल करने की ज़रूरत है। फिर अभी भी बहुत सारी मेहनत और मुशक्क़त करना बाकी है, अपने काम के बहुत सारे मसाइल पर गिरफ्त लेना बाकी है कि उसको आपने किस तरह हैंडल करना है, क्योंकि जब आप अपने काम में मुकम्मल तौर पर महारत हासिल कर लेते हैं ना, मतलब एक्सपर्ट हो जाते हैं अपने काम में, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो या आपके ऑफिस का काम हो, तो आप वहाँ पर मार नहीं खा सकते। तो मुश्किल से मुश्किल तरीन वक्त भी आपका जो मिजाज है ना वो पुरएतमाद ही उसमें रहता है। यानी इस मसले का अमली तौर पर यही हल होगा कि जो भी आप काम कर रहे हैं ना, इसमें जो कामलियत है ना वो आपने ज़रूर हासिल करनी है। आपने अपने काम के ऊपर तवज्जो देनी है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश करनी है, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करनी है हर एस्पेक्ट से। ये नहीं है कि सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव से आपने सोचना है, आपने उसका जितने हो सकते हैं पॉइंट्स, जितने हो सकते हैं उसके पर्सपेक्टिव जो हैं वो आपने निकालने हैं और उसके बारे में जानने की कोशिश करनी है। जितना आपको अपने काम पर उबूर हासिल होगा, जितना आपको अपनी चीज़ों पर उबूर हासिल होगा, आप उतने अच्छे तरीके से उसके हवाले से परफॉर्म कर सकते हैं। फिर आपको प्रेशर हैंडलिंग भी आ जाएगी, आपको टाइम मैनेजमेंट भी आ जाएगा, और जो टेंशन मैनेजमेंट है कि हम एकदम ही अफरा तफरी के आलम में मुब्तला हो जाते हैं और हम लोग खवास बाख्ता हो जाते हैं। असल में तो जब भी कोई ऐसी एक अचानक से सिचुएशन हमारे सर पर पड़ती है, आप काम में ही ले लें कि ऑफिस में जब हम अगर बैठे हुए हैं और बॉस हमें कह देता है कि आपने ये काम करना है, ये एक्स्ट्रा काम है आपके ऊपर, और हम एकदम
जो है ना वो टेंशन में आ जाते हैं कि मैं कैसे करूँगा, मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं है और इतने कम वक्त में मैं टेंस भी हो जाता हूँ, मैं बाकी चीज़ें भी मैं पैनिक हो जाऊँगा। तो पैनिक होने से बेहतर है कि आप उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें। सोल्यूशन निकालेंगे तो आपको उसके बारे में मुख्तलिफ वेज़ मिलेंगे, डिफरेंट वेज़ मिलेंगे कि आप उसको किस तरह हल कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम को, उस टेंशन को किस तरह हल कर सकते हैं। तो अपनी चीज़ों के ऊपर ग्रिप रखना, मैंने इस चीज़ में से ये अखज़ किया है कि अपनी चीज़ों के ऊपर, अपने काम के ऊपर ग्रिप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। तभी आप जाके इन तमाम तर सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं, वो भी अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो ये आज का पैगाम था कि आपने किस तरह अपनी ज़िंदगी में प्रेशर हैंडल करना है और जो टेंशन है उसको किस तरह मैनेज करना है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ मज़ीद बात कर लेते हैं खाने पीने के हवाले से। सबसे पहले तो इन्फ्लेशन रेट पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इन्फ्लेशन रेट इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि जो अशियाए खुर्दनूश हैं, ख़ासतौर पर जो रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे घरों में लेकर आई जाती हैं, जिसमें सब्ज़ी, फल, फ्रूट्स हो जाते हैं या बाकी चीज़ें हैं, वो इतनी महंगी हो गई हैं कि हमारी क़ुव्वत ख़रीद से बाहर होती जा रही हैं। जब भी हम मार्केट में जाते हैं तो हमें ये कहा जाता है कि जनाब पेट्रोल महंगा है, और अब तो पेट्रोल की कीमत भी कम हो रही है, लेकिन मार्केट में जो महंगाई है वो हमें कमी में, उसमें कमी जो है ना वो वाक़ई होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। तो सबके जो बजट्स हैं, ख़ास तौर पर मैं कहूँगी कि वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। हर घर का बजट मुतासर हो रहा है क्योंकि इन्फ्लेशन रेट बढ़ता जा रहा है और जो हमारी आमदनी है वो उतनी की उतनी ही है। तो हर किसी का दिल करता है कि हम अच्छे से अच्छा खाना खाएं, हम अच्छे से अच्छा लिबास भी पहने, जो हमारे पहले बजट में आ भी जाया करता था। और फिर बच्चे होते हैं घर में, फिर बच्चे कहते हैं कि हमें जनाब आप बाहर सैर करवाने के लिए भी लेकर जाएँ, आउटिंग के लिए भी लेकर जाएँ, बाहर जाके हमें कुछ खिलाएँ पिलाएँ भी। तो कम बजट में, कम वसाइल में हम किस तरह बेहतर तर्ज ज़िंदगी गुजार सकते हैं, इस हवाले से आज हमने बात करनी है और हमने अपने गेस्ट को मदऊ किया है। इम्तियाज़ नसीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फूड एक्सपर्ट हैं। तो उनसे आज बात करेंगे किस तरह के इतनी महंगाई में किन किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए, किस तरह की ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए, कम वसाइल में अच्छी ग़िज़ा किस तरह हमें मिल सकती है। इम्तियाज़ साहब, आपको खुशामदीद कहती हूँ जागो लोहार में। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इम्तियाज़ साहब, जिस तरह मैंने बात की है कि महंगाई का दौर है इस वक्त और महंगाई ने सबको अपनी लपेट में लिया और इस वक्त टेंशन ज़्यादा माहौल है हर घर में। बजट जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है, मुतासर हो रहा है इस महंगाई की वजह से। तो क्या आपको लगता है कि अपने उसी बजट में रहते हुए, जैसे बच्चे डिमांड कर लेते हैं कि आज वीकेंड है, संडे आता है, सैटरडे आता है, तो हमने बाहर जाना है, कहीं आउटिंग करने जाना है, तो क्या हम आउटिंग पर जा सकते हैं आज के दौर में बजट को देखते हुए? देखिए, मैं समझता हूँ, अस्सलाम वालेकुम, कि ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक आज आपने सुबह अर्ली मॉर्निंग आपने रखा है कि जिससे आई होप इंशाल्लाह इस डिस्कशन के बाद लोगों के मूड ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, अब बात यह है कि होता क्या है कि जो डाइन आउट का जो एक्सपोजर है, जो ट्रेंड है, वो बढ़ता चला जा रहा है। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। बच्चों की डिमांड होती है, वो अब ज़्यादा देर तक घरों के खाने खाते नहीं है, बल्कि खाते ही नहीं। एग्जैक्टली, ठीक है। तो हमारा होता ही है कि आजकल सबसे जो इम्पोर्टेंट इशू बना हुआ है वो बेसिकली है बजट का। वो है कि महंगाई बहुत होती चली जा रही है। हमारा अनफॉर्चुनेटली होता ही है कि अगर 10 रुपीज़ किसी चीज़ की मार्केट में प्राइस बढ़ती है तो उसका इम्पैक्ट इमीडिएटली आ जाता है और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो इमीडिएटली अपनी प्राइसेस रिवाइज करते हैं, तो कंज्यूमर को सबसे ज्यादा उसका नुकसान होता है। अब सारे इस सिनेरियो को ज़हन में भी रखना है, डाइन आउट भी नहीं छोड़ना है, बच्चों को भी लेके जाना है। तो अब ये कैसे किया जाए? क्योंकि एक हमारी ना यहाँ पर खासतौर पे मैं ये इंक्लूड करना चाहूंगी कि हमारी तफरी बस यही रह गई है कि बाहर जाके खाना खाया जाए। बिल्कुल ऐसे ही है, इसके अलावा कुछ और रहा ही नहीं हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आपने अच्छी बात की है कि हमारे पास बेसिकली, और ये अच्छी बात भी क्योंकि अभी डाइनिंग जैसे हैबिट्स बढ़ रही हैं और ईटरीज भी बढ़ रही हैं, नई से नई फूड मार्केट्स आ रही हैं। तो लेकिन जो मेरा ख्याल आज का जो इम्पोर्टेंट एजेंडा है वो यही है कि एक कम बजट में अच्छा खाना कैसे खाया जाए। ट्रू। अब होता ही है कि जी हमारे पाकिस्तान में पर्टिकुलरली हम बात करें तो 3 टाइप के वेरियस फूड कैटेगरीज हैं। अच्छा। एक तो ये है कि आप घरों पे फूड बनाते हैं, ठीक है। एक ये है कि आप
स्ट्रीट साइड का फूड जाके खाते हैं, थर्ड ये है जो कमर्शियल रेस्टोरेंट्स हैं। तो ये 3 एरियाज हैं जहाँ पे आप डेली फूड कंज्यूम करते हैं। अब बात यह कि अगर हम तीनों का बारी बारी बात करें विद रेफरेंस टू द बजट, कि हम तीनों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अच्छा खाना हम कैसे खा सकते हैं, तो मेरा अपना ख्याल है कि इट्स ऑल अबाउट योर प्लानिंग। अगर आप अपने इस तीनों फूड सेशंस को किसी प्लान के थ्रू करेंगे, आपको लिटरली कोई परेशानी नहीं होगी। इतनी महंगाई के दौर में भी मैं आज आपको एक दो टिप्स बताऊंगा कि जिसमें आप रेस्टोरेंट का खाना भी अपने बजट के मुताबिक खा लेंगी और अपनी मर्जी का रेस्टोरेंट चुन के खा सकती हैं, चाहे वो महंगा रेस्टोरेंट है या सस्ता रेस्टोरेंट। क्या बात है, ये टिप्स तो हम सबको चाहिए फिर। ठीक है जी। दूसरा, कई दफ़ा दिल करता है हम सब लोगों का, अब हमारी लाइफ सारी फूड इंडस्ट्री में गुजरी है, हर वक्त नए से नए खाने, नई रिसर्च करनी, दुनिया में ट्रैवल करना, उस फूड को पाकिस्तान में लेके आना। और पर्टिकुलरली मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ क्योंकि एक इंटरनेशनल कंपनी है, उनका एक वे ऑफ वर्किंग ज़रा डिफरेंट है। थर्ड, हमारे घरों में भी खानों का ट्रेंड है, यूट्यूब ने बहुत इजी कर दिया हमारे घर के जो खास तौर पे घर में औरतें बनाना शुरू हो गई हैं। बहुत सारे वो फूड जो बेसिकली बाहर से बन रहे होते हैं। तो अब होता है कि जैसे मैंने कहा कि ये इट्स ऑल अबाउट योर प्लानिंग। अच्छा, ठीक है। तो किस तरह प्लानिंग करनी चाहिए हमें कि हम एक हाई फाई 5 स्टार जो होटल है वहां पर जाके रेस्टोरेंट में जाके खाना खाएं, किस तरह बजट की प्लानिंग करनी चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि सबसे महंगा जो प्रोपोजिशन है वो रेस्टोरेंट्स का ही है, होटल्स का ही। हम पहले उसी की बात कर लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसका देखें आजकल जो सबसे ज़्यादा, अगर आपने देखा है क्योंकि अगेन सोशल मीडिया का दौर है, हर रेस्टोरेंट ने हर उसके कंपैरिजन उनके कुछ पार्टनर्स हैं जिनको जो बेसिकली बैंक्स के जो अलाइंसेस उसको हम कहते हैं। ठीक है। मैंने बात शुरू की थी अपनी प्लानिंग से। ठीक है। अगर आपका आज प्लान है जी मैंने एक फ्लां कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना है, मैंने एक टर्किश रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना है, तो आप क्या करेंगे कि आपके पास बेतहाशा एग्जांपल्स एंड आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि किस रेस्टोरेंट पे कौन सा बैंक कितने % डिस्काउंट दे रहा है। एंड बिलीव मी 50% तक बैंक्स जो हैं वो अपने क्रेडिट कार्ड के ऊपर डिस्काउंट देते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट योर रिसर्च एंड योर प्लानिंग कि आपने किस रेस्टोरेंट में जाना है। हर जगह पे डिस्काउंट्स नॉर्मली अवेलेबल हैं। ठीक है। आप अपना क्रेडिट कार्ड नहीं, अपने दोस्त का क्रेडिट कार्ड यूज कर लें, किसी से बोरो कर लें, नहीं तो आप अपना भी बनवा सकते हैं। और इसका कितना फायदा है क्रेडिट कार्ड पे जाके होटलिंग करना और खाना करना। इम्तियाज साहब, एक तो क्रेडिट कार्ड हो गया जो हमारी बचत करेगा, इसके अलावा क्या क्या टिप्स देंगे आप हमें? देखें, इसके अलावा अगेन जैसे मैंने बताया कि नॉर्मली हम घरों में फूड स्ट्रीट साइड का खाना खाते हैं या हम रेस्टोरेंट्स में जाके खाते हैं, तो आपको उसके अलावा भी रेस्टोरेंट्स इन हाउस भी बहुत सारी डिस्काउंट पॉलिसीज़ दे रहे होते हैं, सीज़न की दे रहे होते हैं, नॉन सीज़न की दे रहे होते हैं। तो मैं यही एडवाइस करूँगा कि हमेशा खाना खाने की जब प्लानिंग करें तो सबसे पहले तो आप एक अच्छा हाइजीन एंड इकोनॉमिकल खाना खाने के लिए आप सीजनल चीज़ों पे जाएं। अच्छा, हाँ, ये बड़ा मैटर करता है कि जब ऑफ कोर्स अगर आप नॉन सीजन में एक आप चीज़ खाएंगे जो विंटर की है वो आप समर में खाएंगे, तो लोगों ने स्टोर की होती है, स्टोरेज के एक्सपेंस उसके ऊपर पड़ते हैं, तो उसकी अल्टीमेटली उन्होंने अपनी पॉकेट से नहीं पे करना, उन्होंने अपने कस्टमर से लेना है। सो सीजनल चीज़ें खाएं जो ज़्यादा हेल्दी भी हैं। ठीक है। उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी ज़्यादा अच्छी है। सही। ठीक है। तो सो सिलेक्शन ऑफ योर आउटलेट रेस्टोरेंट, सिलेक्शन ऑफ योर मेन्यू आइटम्स, ये बड़ा मैटर करता है आपको इकोनॉमिकल एक्सपीरियंस कराने के लिए। ठीक है। तो इसके ऊपर बड़ा ध्यान देना चाहिए। लोग नॉर्मली देते नहीं हैं, जाते हैं रेस्टोरेंट में चले जाते हैं बगैर देखे हुए, फिर देखते हैं यार बिल बहुत ज़्यादा बन गया, नेक्स्ट टाइम नहीं जाना, क्योंकि प्लान ही नहीं की होती। इसी तरह अगर आपने घर में खाना बनाना है तो आप सेल्स लगी होती हैं स्टोर्स में, वीकडेज में बाइंग करें, अपने घर की ग्रोसरीज वीकडेज में करें। अच्छा। क्योंकि स्टोर क्या करते हैं कि वीकेंड पे वो वाली जो डिस्काउंट डील्स होती हैं, एक के साथ एक फ्री है या डिस्काउंट, वो सारी वीकेंड्स पे खत्म कर देते हैं, वो वीकडे पे होती हैं। ओके। इसी तरह अगर 2 किलो के बल्क बाइंग है, आप आधा किलो मत खरीदें, आप कोशिश करें। देखिए ये सारी टेक्निक्स हैं जिसमें आप अपने घर के खाने भी इकोनॉमिकल कर सकते हैं। मतलब अगर आपने ग्रोसरी करने जाने तो आप वीकेंड की जगह वीक में चले जाएं, मंडे टू थर्सडे चले जाएं। हाँ, वो ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। उन दिनों डील ज्यादा लगी हुई होती है, डिस्काउंट आपको ज्यादा मिल सकता है, ये भी एक अच्छी टिप्स है। अच्छा, दूसरा इम्तियाज, मैंने देखा है कि लाहौर में या बल्कि पूरे पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो अब डिफरेंट कुजीन हमें मिलती है, टर्किश कुजीन भी मिलती है हमें, मैक्सिकन कुजीन भी मिलती है, इस तरह बहुत ज़्यादा डिफरेंट कुजीन्स मिलती हैं हमें। तो क्या
वाकई उनका जायका उन्हीं कंट्रीज का होता है? जैसे अगर टर्किश कुजीन की बात कर ली, वो तो बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है आजकल लाहौर के अंदर भी। तो इस हवाले से ज़रा हमें बताइए कि वाकई जायका होता है वही वाला? जी बिल्कुल। अभी पर्टिकुलरली पाकिस्तान में लास्ट को 15 ईयर्स से जैसे ही अवेयरनेस बढ़ी है डाइनिंग की, लोगों ने अब्रॉड ट्रैवल किया, फिर पाकिस्तान में आके वेरियस कुजीन्स के बिजनेस स्टार्ट किए। उसमें नो डाउट कि अब आपको ऑथेंटिक फूड यहाँ भी मिलना शुरू हो गया है। अगर आपने इटालियन लेना है तो आपको अच्छे से अच्छा पिज्जा मिलेगा, ठीक है। आपने कॉन्टिनेंटल खाना है तो आपको अच्छे से अच्छा कॉन्टिनेंटल मिलेगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम टर्किश की बात करें, ऑथेंटिक टर्किश फूड भी पाकिस्तान में इस टाइम अवेलेबल है। अनफॉर्चुनेटली कुछ ब्रांड्स आए, टर्किश को मेंटेन नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने लोकल पैलेट पे कन्वर्ट होने की कोशिश की। अच्छा। लेकिन जिन्होंने ऑथेंटिसिटी को मैनेज रखा, लोगों को एजुकेट किया कि नहीं जी ये टर्किश फूड होता कैसे है, जब उनको एजुकेट किया तो लोगों को समझ आ गई कि यार ये तो सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू वाला फूड है, लाइट ऑन योर स्टमक, ठीक है। एंड इसके अंदर कोई ऑयल का बहुत ज्यादा यूज नहीं है, ऑलिव ऑयल सारा इसमें होता है, वेजिटेबल्स होती हैं जिसको बहुत ज्यादा कुक भी नहीं किया जाता। हाँ। तो जब इस तरह चीजों की आप किसी कुजीन की उसकी ऑथेंटिसिटी में रहते हैं तो अल्टीमेटली लोगों को क्योंकि अवेयरनेस बढ़ रही है तो वो उसको पहचानना शुरू हो जाते हैं। अच्छा। तो फिर वो वाली कुजीन, वो वाला बिजनेस आपका सक्सेसफुल होता है, लोग उसको लाइक भी करते हैं। जैसे ही आप अपने आप को थोड़ा डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं कुजीन से, तो वहाँ ऑफ कोर्स लोगों की क्योंकि अवेयरनेस ज्यादा है तो वो पहचान जाते हैं कि नहीं यार ये तो अब मजा नहीं आ रहा। उस जगह पे आके फिर, लेकिन पाकिस्तान में हर कुजीन में अच्छे से अच्छे ब्रांड मौजूद हैं जो बहुत अच्छे अच्छे फूड बना रहे हैं, ठीक है। और कामयाबी से एज एन बिजनेस एंटरप्रेन्योर भी वो कामयाब हैं, लोगों की लाइकिंग एंड उनका जो मार्केट रेटिंग भी बहुत अच्छी जा रही है। सो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट योर सिलेक्शन प्लानिंग कि आप किस सीजन में क्या चीज खानी है, मॉर्निंग में क्या खाना है, इवनिंग में क्या खाना है, ये बड़ी चीजें मैटर करती हैं, ठीक है। आप तो मैं नॉर्मली लोगों को कह रहा होता हूँ कि यार जब घर से निकले ना सुबह, आप भी घर से जब निकले तो नाश्ता हैवी करके आए, ठीक है, अच्छा नाश्ता करके आए, ठीक है। और आप अपने लंच पे कम से कम फोकस रखें अपना, ठीक है। उसके बाद डिनर अगेन आप अच्छा करें, मिल्क का यूज करें, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट योर डाइट प्लान। जितना डाइट प्लान अच्छा होगा आपके लिए इकोनॉमिकल भी होगा, हेल्दी भी होगा, न्यूट्रिशन वैल्यूज भी आपको ज्यादा से ज्यादा मिलेंगी और आप अपनी सेहत का भी बहुत ज़्यादा सेहत का भी ख्याल रखेंगे। अच्छा, जिस तरह आपने कहा कि मेन्यू में देखना चाहिए चीज़ें और सीजनल चीज़ें खानी चाहिए, लेकिन अगर हम किसी रेस्टोरेंट चले जाते हैं तो वहाँ पे जैसे अगर फॉर एग्जांपल कढ़ाई की बात ले लेते हैं, तो कढ़ाई आती है तो वो कहते हैं जी ये 3 to 4 पर्सन्स या मैक्सिमम 2 to 3 पर्सन्स के लिए ये सर्विंग है। तो उसके साथ फिर हमें साइडलाइंस में भी कुछ चीज़ें इंक्लूड करनी पड़ती हैं और वो फिर जो बिल है वो ज़्यादा हो जाता है। तो फिर इस सिनेरियो में क्या करना चाहिए हमें? देखें, उसका भी अगेन थोड़ी सी प्लानिंग बेहतर की जा सकती है कि आपने रेस्टोरेंट में वो खाना जाना है जो नॉर्मली घरों में आप बना तो लेते हैं लेकिन वो वाला फ्लेवर्स आपको नहीं मिलते हैं, क्योंकि रेस्टोरेंट्स में थोड़े कमर्शियल फ्लेवर होते हैं, उसमें इंग्रेडिएंट्स बहुत ज्यादा डलते हैं, रेसिपीज डिफरेंट होती हैं, जो घरों में मैनेज करना इतना आसान नहीं होता। आप वो वाली चीजें आप वहाँ रेस्टोरेंट्स में खाएं। अच्छा। आपने उसके बाद डिजर्ट खाना है, ठीक है, आप डिजर्ट अच्छे से डिजर्ट का घर में एहतमाम कर सकते हैं, ओके, ठीक है। फ्रूट आप घर में ले जाएं, वहां जाके खाएं, सही। तो अगेन सारी ये प्लानिंग है, ठीक है। आप इवन किसी रेस्टोरेंट का जो मेन्यू है उसमें से सिलेक्ट करते हुए आप देखें कि कौन से आइटम्स ऐसे हैं जिनके अंदर क्वांटिटीज अच्छी होती हैं, ठीक है। अगेन उसके अंदर वेजिटेबल का यूज ज्यादा, लोग तो वैसे मीट खाने के लिए जाते हैं तो लेकिन वो कहते हैं वेजिटेबल तो हम घर भी खा लेते हैं, बाहर भी जाके वेजिटेबल ही खाए। देखिए, लोग डाइन आउट को हमेशा ये ना समझें कि ये सिर्फ और सिर्फ एक पेट भरने का बहाना है, वो ना करें। हाँ। देखिए, इसको आप उसके हेल्दी साइड को भी माइंड में रखें। आपने पैसे खर्च करने हैं, आप पैसे भी खर्च करें, अपनी सेहत भी खराब कर लें, तो क्या ये एडवाइजेबल है? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल एक ऐसा खाना खा के आए, एक ऐसा हेल्दी खाना खा के आए कि जो आपको बाद में भी इंजॉय करें आप नेक्स्ट 3-4 आवर्स। अच्छा, जब हम बाहर जाते हैं खासतौर पर डाइन आउट करने इम्तियाज साहब, तो सबसे पहले क्योंकि अब डिफरेंट चीज़ें होती हैं मेन्यू के अंदर के, पहले स्टार्टर आप ऑर्डर कर सकते हैं, फिर आप मेन कोर्स के ऊपर आते हैं, तो स्टार्टर में भी बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो क्या स्टार्टर हमें ऐड ऑन करना चाहिए या ऑर्डर करना चाहिए मेन कोर्स से पहले? देखें, बेसिकली स्टार्टर का एक दूसरा नाम एपिटाइजर भी है। हाँ, एपिटाइजर भी है।
तो और वो ये है कि थोड़ा थोड़ा खाना है, वो स्टार्टर एक एक बंदे के लिए अलग अलग आता है। ये बात है। अब होता क्या कि अगर आपने एपिटाइजर का मतलब ये होता है कि आपने वो खाना थोड़ा सा शुरू में लेना जो आपकी एपिटाइट को थोड़ा बढ़ा दे। अब हमारे अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि आप अगर अपने मेहमानों के साथ चले जाएं, दोस्तों के साथ चले जाएं, अगर आपने एपिटाइजर थोड़ा मंगवाया है तो लोग इवन माइंड कर जाते हैं। ये देखें ये मुनीबा ने क्या किया कि हमें इनवाइट किया है और हमें और खाना ही नहीं सामने रखा। ठीक है, तो एपिटाइजर बेसिकली एपिटाइट को बढ़ाने के लिए होता है। ठीक है, क्योंकि मेन कोर्स आपने बाद में एंजॉय करना है जी। यही वजह है कि बुफे पे आप जब खाना खा के आते हैं आपको समझ ही नहीं आती मैंने खाना क्या खाया है, कुछ नहीं समझ आती क्योंकि आपने कम से कम 6 से 7 सैलड ट्राई कर लिए होते हैं, उससे पहले सूप भी ले चुके होते हैं, 5-6 किस्म की कुजीन्स, चाइनीज भी खाई होती है, कॉन्टिनेंटल भी खाया होता है, बीच में कढ़ाई भी खा रहे हैं, बीच में एक सैंडविच का पीस भी खा लिया। एंड ऑफ द डे आपको समझ ही नहीं आती कि मैंने खाया क्या है, और बिल आप एक हैवी पे करके आ जाते हैं और उसके बाद आपको फ्लेवर किसी चीज का भी नहीं आ रहा। ट्रू। जबकि कई जो बड़े सियाने लोग हैं वो ये कहते हैं आपने अच्छा सा खाना खिलाया तो आप कहेंगे जी आप चाय पियेंगे, वो कहेंगे नहीं मुनीबा मैं चाय नहीं पीऊंगी क्योंकि आपकी कढ़ाई अभी तक मैं एंजॉय कर रहा हूँ। देखिए यही पर्पज है इसका। ट्रू। तो इतना ज्यादा खाना खाने से आप बेसिकली एंजॉय कुछ भी नहीं करते, पैसे भी पे करते हैं, पेट भी हैवी हो जाता है। तो फिर क्या करना चाहिए इम्तियाज़ा? ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने हाईलाइट किया है। खासतौर पर ये होता है हमारा जब हम हाई टी करने जाते हैं, बुफे करने जाते हैं, तब ये हमारी होती है कि हमें प्लेटिंग करना नहीं आ रही होती कि हमने प्लेट में कौन कौन सी चीज़ जो है वो डालनी है। हम सारी चीज़ें एक पहली दफ़ा में इतनी वो चीज़ डाल लेते हैं कि बाकी चीज़ें खाने का दिल ही नहीं करता है। तो वो प्लेटिंग किस तरह कर सकते हैं हम? देखिए अगर आप बुफे पे भी जाएं तो उसको भी आप एक इंटेलिजेंटली आप तो थोड़ा थोड़ा लें। ठीक है, जरूरी नहीं है कि उन्होंने अगर 10 सैलड्स लगाए हैं तो आपने 10 के 10 ही खाने। नेवर डू दैट, नेवर एवर डू दैट। ठीक है। लोगों की ख्वाहिश होती है कि मैं 70 डिशेस खा के आया हूँ। देखें रेस्टोरेंट ने एज अ कमर्शियल बिजनेस अपने आप को सस्टेन करने के लिए अगर उसके नेबर में किसी ने 50 डिशेस लगाए हैं तो उसने 60 लगानी है, लगाने हैं। वो तो उसकी मजबूरी है। लेकिन आप एज ए कंज्यूमर आप प्लीज उसकी 60 की 60 खाने की कोशिश ना करें। ठीक है, आप सैलड्स में से जो आपके टॉप के अच्छे आपको आइज, देखिए फूड की सबसे पहला जो कंडीशन होती है आपकी आंखों को अच्छा लगना चाहिए। तो जो फूड आपको अच्छा लग रहा है आपकी पसंदीदा सैलड्स उसमें से आप 2-3 सैलड ट्राई करें। ओके। समटाइम ये होता है कि अच्छा मैंने ये लाइफ में आज तक नहीं ट्राई किया, चलो मैं ट्राई कर लेता हूं। उसको फॉर द सेक ऑफ ट्राई भी जरूर करें। आपके अंदर R&D की एक जुस्तजू पैदा होती है कि मैं नई रिसर्च करके आई हूँ थोड़ी सी फूड के ऊपर, एंड सो ऑन विद द मेन कोर्सेज आल्सो। ठीक है, कि आप वो वाला खाएं जो आपकी लाइकिंग वाला है या वो वाला खाएं जिसको आपने आज तक ट्राई ही नहीं किया। क्योंकि घर में आप बना नहीं सकते, वहां पड़ा हुआ है तो व्हाई नॉट यू ट्राई इट, बिकॉज़ यू अल्टीमेटली यू आर पेइंग इट। बिल्कुल ऐसे, ये बड़ी अच्छी टिप्स दी हैं इम्तियाज़ साहब आपने कि किस तरह आपने अपने बजट में रहते हुए आप बाहर जाके डाइन आउट कर सकते हैं, अच्छा खाना खा सकते हैं और आपकी जेब के ऊपर वो भारी भी नहीं पड़ेगा। इम्तियाज़ नसीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, फूड एक्सपर्ट हैं। इम्तियाज़ साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और इतनी अच्छी हमें टिप्स देकर जा रहे हैं। और जनाब यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद आपसे बात करेंगे। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं अपने शहर लाहौर के हवाले से, जहाँ पर आए रोज़ जनाब कोई वायरल इन्फेक्शंस फैले हुए होते हैं, कोई नई से नई बीमारी फैली हुई होती है। और ख़ास तौर पर जैसे ही अक्टूबर का महीना आता है या खुनकी महसूस होना शुरू होती है तो जनाब फ़ज़ाई आलूदगी के नरगे में हमारा शहर आ जाता है। अलबत्ता गर्मियों में भी हमने देखा था कि जनाब फ़ज़ाई आलूदगी के जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था उसमें हम पहले नंबर पर ही कभी कभार आ जाया करते थे, लेकिन जब से खुनकी महसूस होना शुरू हुई है या अक्टूबर का महीना आया इसमें तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पहले नंबर पर ही आए हैं। टॉप ट्रेंड किया है हमने फ़ज़ाई आलूदगी में कि लाहौर पहले नंबर पर आ रहा है। और आज भी 303 एयर क्वालिटी इंडेक्स लाहौर का जो है जनाब वो रिकॉर्ड किया गया है और पहले नंबर पर है लाहौर, जिसकी वजह से बहुत सारी जनाब कह लें कि बीमारियां फैलती हैं, सांस की तकलीफ़, नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, ये सारी जो है आंखों में जलन, ये वो बीमारियां हैं जो फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से, क्योंकि हमारी फ़ज़ा जो है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो चुकी है, आलूदा हो चुकी है। स्मॉग क्योंकि आगे उसका भी आने वाला है, फॉग का सीज़न भी आने वाला है, स्मॉग भी बढ़ती जाएगी। तो क्या वजह है कि इतने ज़्यादा इक़दामात उठाने के बावजूद भी हमने देखा कि इंतज़ामिया ने जो है सड़कों पर जो जितनी भी अनफिट गाड़ियाँ थी उनके ख़िलाफ़ चालान करने के भी जो है ना इक़दामात उठाए।
ट्रैफिक पुलिस भी इसमें बहुत ज़्यादा किरदार अदा कर रही है, फिर ज़िले इंतज़ामिया भी इसमें बहुत ज़्यादा किरदार अदा कर रही है। जो कूड़ा करकट फेंकते हैं या उनको आग लगाते हैं उनके खिलाफ भी चालान किया जा रहा है। लेकिन फिर भी क्यों हम फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू नहीं पा रहे हैं, क्या ऐसी वजह है? और कल तो लाहौर हाई कोर्ट ने भी जो है ना जनाब अहकाम जारी किए हैं कि जितने भी सरकारी अफसरान हैं उनको ये अहकाम दिए गए हैं कि जनाब इनको साइकिलें दी जाएं ताकि कम से कम जो पोल्यूशन है वो जनरेट हो और जो फ़ज़ा है उसको क्लियर किया जाए। लेकिन 1.25 करोड़ आबादी है, 1.25 करोड़ आबादी का शहर है हमारा शहर लाहौर, तो 70 लाख जो गाड़ियां हैं वो रोज़ाना सड़कों पर निकलती हैं। तो किस तरह बेहतर किया जा सकता है, क्या स्ट्रेटजी है हमारे इदारों के पास? क्योंकि आने वाला जो मज़ीद वक्त है या कह लें कि आने वाले जो दिन हैं उसमें मज़ीद ये बढ़ेगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ेगा, 500-600 से भी तजावुज़ कर जाता है, जो लास्ट ईयर हमने देखा भी था। अभी तो सिर्फ 303 है, तो इसको किस तरह रोका जा सकता है, किस तरह इस पर काबू पाया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में बैठे हुए हैं नसीमुर रहमान शाह साहब हैं, डायरेक्टर है महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के। सर आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया, बिल्कुल ठीक ठाक जी। नसीम साहब, आज भी 303 पर हमारा जो लाहौर है वो फ़ज़ाई आलूदगी में टॉप ट्रेंड पर है, नंबर 1 पर है। क्या कहेंगे कि इतने सारे इक़दाम करने के बावजूद भी हम टॉप ट्रेंड पर ही मौजूद रहते हैं और इससे नीचे ही नहीं जा पा रहे और हमारी फ़ज़ा इतनी पोल्यूटेड होती जा रही है? पहले तो आप ये देखें कि 2016 से ये स्मोग का फिनामिना जो यहाँ पे हमारे इस रीजन में ज़्यादा जिसका आया, और उसमें आप देखिए कि अगर पिछले 3 साल को आप कंपैरिजन करें तो 2021 में बहुत वर्स्ट सिचुएशन थी, 2022 उससे बहुत बेहतर था, और 2023 को अगर 22 के साथ कंपैरिजन करें तो और बेहतरी आई है। अच्छा। और उसकी वजह ये है कि हमने इंडस्ट्री और ट्रैफिक और जो स्टबल बने बहुत सारे जो इसमें अवामिल हैं उनके ऊपर हुकूमत पंजाब ने बहुत कोशिश की है कि इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर किया जा सके। सर अगर बेहतर होता तो स्टार्टिंग में 303, कल 335 था, आज 303 है, तो स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा ना होता ना? नहीं, इतना नहीं है। वो बाज़ का यहाँ पे हमारी कुछ साइट्स ऐसी वो एक्सपर्ट कहते हैं 100 से नीचे होगा या 100 तक होगा तो ये हमारी फ़ज़ा एक जो है ना मुज़र सेहत नहीं होगी, सांस लेने के काबिल होगी। 300 अगर हो तो अनहेल्दी होता है, नो डाउट। जी जी। लेकिन इसमें ये जो आपने अभी इंट्रो में बड़ी सही आपने पॉइंट आउट किया कि अक्टूबर के महीने में आके ज़्यादा हो जाता है, और उसकी एक वजह ये है कि तमाम साल में आप देखें गाड़ियों की आलूदगी, फैक्ट्रियों की आलूदगी और जो इतने हमारे लोकल फैक्टर्स हैं वो होते हैं। अक्टूबर में फिर ऐसा क्यों हो जाता है? उसकी एक ख़ास वजह है। उसकी एक वजह तो यह है कि जब हम स्मोक का लफ्ज़ कहते हैं ना, कहते हैं कि स्मोक क्या है, एक टर्मिनोलॉजी है, तो फोग जब बन जाती है तो उसके साथ जब स्मोक मिलता है तो एक ये स्मोक की शक्ल इख्तियार कर लेती है। और इस पीरियड में 15 अक्टूबर के बाद, और इस बार चूँकि बारिशों से थोड़ा सा आगे चला गया, तो इसमें आप कह लें कि ये 22-23 अक्टूबर से लेके 10 नवंबर तक ये हमारा पीक होता है पाकिस्तान में भी और इंडिया में। ये जो एक फैक्टर है स्टबल बर्निंग वाला, क्योंकि इसमें धान की फसल कटती है जी। और आगे गंदम की फसल लगती है, हाँ। तो इसमें बहुत ज़्यादा आग लगाई जाती है बाकियात को, जो फसलों पहले हाथों से काटी जाती थी, अब उसको आग लगा दी जाती है। तो अब वो चूँकि मशीन से काटते हैं और वो मशीन गंदम काटने वाली है तो उसका तना रह जाता है काफ़ी, तो उसको फिर ये रिमूव करने के लिए किसान उसमें आग लगाते हैं, तो जिसकी वजह से ये ऊपर से चूंकि एक फोग बन चुकी होती है, एक ब्लैंकेट सा आ चुका होता है, तो धुआं डिस्पर्स नहीं हो पाता। अच्छा चलिए, ये तो हम मतलब इंस्पेक्शन करेंगे, गांव देहात में जाके देखेंगे कि कौन इसको आग लगा रहा है कौन नहीं लगा रहा है, लेकिन ये जो हमारे इर्द गिर्द ही गली मोहल्लों में जो कूड़े को खास तौर पर आग लगाई जाती है नसीम साहब, उसको किस तरह इंश्योर करेंगे कि वहां पर ये ना लगाई जाए, बिकॉज उसकी वजह से भी हमारी जो फिजा है वो आलूदा हो। 2023 में 2-3 बहुत अहम फैसले लिए गए। पहला काम तो ये हुआ है कि स्मोक रूल्स नोटिफाई हुए हैं 2023 में। ठीक। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया और हुकूमत पंजाब ने स्मोक रूल नोटिफाई कर दिए। जी। अब उसमें तमाम वो फैक्ट्रियाँ जिसमें एमिशन कंट्रोल सिस्टम नहीं है उनको भारी जुर्माने और उनके खिलाफ एक्शन लेने के इख्तियार दिए गए हैं। कूड़े को कोई आग लगाता है उसके ऊपर स्टबल बर्निंग जैसे तमाम वो फैक्टर्स, गाड़ियों की आलूदगी, तो उसके ऊपर ये इस रूल्स के तहत एक्शन लिया जाता है। मजीद आप लोग पॉलिसीज में कुछ चेंज लेकर आ रहे हैं? जी, इस साल जैसे मैंने अर्ज़ किया था, एक तो
समो रूल नोटिफाई हुए हैं। दूसरा, हुकूमत पंजाब ने 2 अरब रुपए का एक फंड मुख्तस किया है। अच्छा। वो तमाम इंडस्ट्री जिसमें स्टील फर्नेसेस, जिसमें स्टील रोलिंग मिल्स हैं, या और इंडस्ट्रीज जिनमें बॉयलर लगे हुए हैं जहाँ से धुआं होता है, वो अपने हर यूनिट में एमिशन कंट्रोल सिस्टम लगाने के पाबंद हैं, धुआं कंट्रोल करने वाले आलात। और अगर उनके पास पैसे नहीं हैं तो इंटरेस्ट फ्री लोन है। पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन के पास ये फंड मौजूद हैं। किसी के पास अगर पैसे नहीं हैं तो एमिशन कंट्रोल सिस्टम लगाना लाजिम है। जैसे गाड़ी साइलेंसर के बगैर नहीं चल सकती, इस तरह फैक्ट्री नहीं चल सकती। और हमने बिल्कुल क्लियरली लाहौर चैम्बर में भी और तमाम इंडस्ट्री एसोसिएशन को ये बात बावर करा दी है कि आप अपनी इंडस्ट्रीज़ में एमिशन कंट्रोल सिस्टम लगाएं और साल के 365 दिन चलाएं। हमारा कोई इंस्पेक्टर आपके करीब नहीं आएगा, बट उसके बगैर हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। ये एक बुनियादी फैसला है। और एमिशन कंट्रोल सिस्टम को एक और जो फैसला किया गया है, ये एक और जो इस साल में हमने चीज़ की है कि उनको स्टैंडर्डाइज कर दिया, लोकली मैन्युफैक्चर्ड। पहले होता था कि अगर मेरी फैक्ट्री है तो मुझे पता नहीं चलता था कि किस तरह का सिस्टम है लगाना है, तो वो गाइडेंस नहीं थी। ठीक है। तो अब बाकायदा स्टैंडर्डाइज कर दिया गया और उसको नोटिफाई कर दिया गया। ठीक है। बोरस साहब दे दिया है, 2 अरब का बजट भी रख दिए, लेकिन उसमें अब इनका तामुन ये चाहिए कि अपनी फैक्ट्रियों को माहौल दोस्त बनाएं। तो अभी इस पे कोई अमल दरामद होना शुरू हुआ है? अब तकरीबन 75% जो लाहौर की हमारी इंडस्ट्री है वो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें या तो ये सिस्टम लग चुके हैं या लग रहे हैं। तो हमारी कोशिश है कि 100% पे ये हम पहुँच जाएँ। फिर अगले सालों में और इस साल भी हमें काफ़ी हद तक जो यहाँ से 20-22% पोल्यूशन आती थी वो खासा उसमें कमी आई। एक एक्सटर्नल जो फैक्टर है, देखिए हमने स्मोक रूल्स में अपने किसानों पे पर्चे देने शुरू कर दिए, उनको जुर्माने करने शुरू कर दिए, गाड़ियों के चालान हैं और अवामिल है। लेकिन जो एक्सटर्नल फैक्टर है, जब विंड डायरेक्शन इंडियन साइड से पाकिस्तान की तरफ होती है तो वो हमें आके अक्टूबर के आखिरी 2-3 दिन और जो पहले 10 दिन नवंबर के होते हैं वहाँ हम हैंडीकैप हो जाते हैं कि नॉर्मली उसमें विंड डायरेक्शन हमारी तरफ होती है। हम अपनी कसाफ्तों को तो खासी हद तक कोशिश कर रहे हैं और करते हैं कि इनमें कमी लाई जाए, लेकिन वो एक फैक्टर है जो हमें उस वक्त फिर हमें अफेक्ट करता है। और इसके अलावा एक जो और बहुत बड़ा फैक्टर है वो डस्ट है। अच्छा। हमारी सड़कें हैं, उनकी डिवाइडर साइडें कच्ची हैं, और अगर शुमाली लाहौर में जाए जो इंडस्ट्रियल एरिया रिंग रोड के दाएं बाएं तो वहाँ तो सड़क ही नहीं है। तो हाँ जी, सड़क ही नहीं है। जी जी। तो वहाँ पे बाज़ औक़ात इंडस्ट्री का धुआं इतना नहीं आ रहा था जितना डस्ट पोल्यूशन होती है उसके अच्छा, लिए। ये तो आपने सड़कों की बात की, लेकिन जो हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, तरक्याती मंसूबे चल रहे होते हैं, उसके ऊपर भी पिछले दिनों लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था कि जब आपको पता है कि फ़ज़ाई आलूदगी इतनी ज़्यादा हो चुकी है तो आप इन मंसूबों को भी बंद करें। यहाँ पर महकमा माहौलियात है, उनसे एडवाइजरी लें, उनसे पूछें कि क्या उनसे मुशावरत के बगैर आप किस तरह ये कर रहे हैं। उनकी वजह से भी तो डस्ट बहुत ज़्यादा उड़ती है, लेकिन वो उसकी जो अब काफ़ी उसमें बेहतरी आ गई। अच्छा। अब तमाम जो इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसमें साथ साथ पानी का स्प्रिंकल करना लाजमी करार दे दिया गया और करते हैं वो लोग। हमें असल प्रॉब्लम है कि जहाँ पे शुमाली लाहौर जहाँ इंडस्ट्री भी सबसे ज़्यादा और वहाँ पे सड़कें नहीं हैं, तो वो जो एक डस्ट पोल्यूशन है उसके लिए फिर हमने रिक्वेस्ट की PHA से और LWMC से और म्यूनसिपैलिटी से वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जो सड़कें हैं वहाँ पे पानी छिड़काया जाए ताकि ये जो डस्ट है ये बैठे, ये हमारे इसमें और इसमें ऐड ऑन न करे हमारी आलूदगी। तो मैयर्स लिए जा रहे हैं जी, इसमें हर तरह से तमाम काम किया जा रहा है। इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट सिर्फ एक महकमा नहीं है, इसमें 14 महकमे हैं। एक पूरा स्मोक एक्शन प्लान है जिसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और ट्रैफिक पुलिस व्हीकलर पोल्यूशन पे काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट स्टबल बनने पे काम कर रहे हैं। ईंटों के भट्टों के हवाले से भी आप लोगों ने इकदाम लिए हैं? ये एक पैराडाइम शिफ्ट है जी। भट्टा हमारा जब से पाकिस्तान बना था ये एक तरह का भट्टा था, और एक भट्टा जो पुरानी टेक्नोलॉजी पे चलता था, एक बादल होता था काले धुएं का, तो वो एक मेथोडोलॉजीज की चेंज की गई और अब जिगजैग मेथोडोलॉजी लेके आई। तो जो भट्टे उसके ऊपर कन्वर्ट हो चुके हैं वो आप ऊपर देखेंगे उनकी स्टीम सी होती है, वो सफ़ेद रंग का धुआं आपको नजर, धुआं नहीं होता, बेसिकली स्टीम होती है। तो उसका कंबस्शन सिस्टम इम्प्रूव किया गया और ये एक पैराडाइम शिफ्ट है और हमारी कोशिश है कि तमाम भट्टे इसके ऊपर कन्वर्ट हो जाए। मतलब तमाम भट्टे आप ये कह सकते हैं जी, तमाम भट्टों को इस शहर के तमाम भट्टे जिगजैग टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट हो चुके हैं। न सिर्फ लाहौर, पूरे पंजाब की तमाम हो तो नहीं चुके जी, तकरीबन मोर देन 70% हो चुके हैं। अच्छा। तो हमारी कोशिश है कि जो बाकी रह गए हैं वो भी इस पे
कंप्लीटली लेकिन सर स्विच नसीम ओवर साहब कर ये दिया। जिगजैग टेक्नोलॉजी अभी की नहीं है, ये कोई 2-3 साल पहले की मुतारिफ करवाई गई है और इसके ऊपर क्योंकि स्मॉग बहुत ज़्यादा थी तो हम भी अपने प्रोग्राम में हर जो है ना वो ये सर्दियों में इसके 2018 ऊपर में। ज़्यादा बात करते हैं। 2018 तो से जिगजैग ही। टेक्नोलॉजी 2018 से मुतारिफ हाँ जी, कराई गई, बिल्कुल। लेकिन अभी भी सिर्फ 70% इसके ऊपर काम हुआ है, ये भट्टे जो है कन्वर्ट हुए हैं। तो आपको नहीं लगता कि अभी 100% हो जाने चाहिए थे या नहीं हुए हैं, तो क्या वजह है इसकी? देखिए उसमें ना जब एक हमारे लोग एक सिस्टम में चल रहे होते हैं, उनको जब आप चेंज करना चाहते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा। वो और ज़्यादातर भट्टा यहाँ पे मोर देन 90% भट्टा भी आपका ठेके पे चलता है। मालिक जो खुद चलाता है वो तो आसानी से उस पर, इसमें कोई नई साइंस नहीं है। अच्छा। सिर्फ ईंटों की स्टैकिंग चेंज जी, की जी। गई है। इसमें जिगजैग स्टैकिंग की जाती है। पुरानी टेक्नोलॉजी में सीधी आग चलती है, इसमें जिगजैग अच्छा। स्टैकिंग होती है, तो उसका रिटेंशन टाइम बढ़ जाता है और एक ब्लो लग जाता है। ओके। तो उसका सिंपली उसका कंबस्शन सिस्टम इम्प्रूव किया जाता है। लेकिन इसमें जो दो लोग उसमें होते हैं, जो भराई करने वाला और जो जलाई करने वाला, इन दोनों का ट्रेंड होना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा। क्योंकि अगर ये ट्रेंड ना हो तो कहते हैं ना फलां का भट्टा बैठ गया, तो वो फिर उनका नुकसान हो जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है। वंस वो किसी ऐसे भट्टे से ट्रेनिंग ले रहे हैं जो प्रॉपरली जिगजैग मेथोडोलॉजी पे कन्वर्ट हो चुका है, तो फिर उनको नुकसान नहीं होता। और अब मैं तो 70% कम बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा अलग चुके फसल से ये हो गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ हैं जो कि हमें प्रॉब्लमेटिक अभी भी हैं, तो उनको भी कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। अच्छा, दूसरा जिस तरह ट्रैफिक पुलिस हमने देखा है कि वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा काम कर रही है, पिछले साल भी, उससे पिछले साल भी, इस साल भी चलान किए जाते हैं गाड़ियों के, बड़ी बड़ी बसेस के चलान किए जाते हैं। लेकिन सिर्फ बड़ी बसेस के या ट्रॉलियों के या ट्रैक्टर ट्रॉलियों के चलान करना बनता नहीं। हम देखते हैं कि जो हमारी मोटरसाइकिलें हैं उनके अंदर से भी जो है वो निकल रहा होता है काला धुआं, फिर हमारी गाड़ियों में से भी काला धुआं निकल रहा होता है। जो अनफिट गाड़ियाँ होती हैं, रिक्शे होते हैं, तो उनको किस तरह इंश्योर कराएंगे कि वो भी जो है सर्टिफिकेट लेकर आएँ, तो फिटनेस का सर्टिफिकेट लेकर आएँ और वो सड़कों पर वो गाड़ियाँ अपनी चलाएँ? वो तो लाजिम है, फिटनेस सर्टिफिकेट। लेकिन फिर भी नहीं है, 70 लाख गाड़ियाँ चलती हैं जो रोजाना की बुनियाद पर लाहौर शहर में। ऐसी है, नंबर ऑफ व्हीकल्स बढ़ गए। हाँ जी। इसमें 10-11% वो गाड़ियाँ जो बड़े ट्रक बसेस, ये जो खासकर वही मैंने कहा कि उन्हें तो चलान किया जाता है ना। ये हमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। आपके एक तो वो है ना जो मोटरसाइकिल बहुत ज़्यादा है और रिक्शा बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसका एक अच्छा हो गया कि वो 4 स्ट्रोक पे कन्वर्ट हो गया। अच्छा। अब 2 स्ट्रोक वाला नहीं है जो पुराने ज़माने में होता था, बहुत फट फट पीछे आवाज़ होती थी, वो ख़त्म हो चुका, वही पैराडाइम शिफ्ट था। लेकिन अब इसकी तादाद ज़्यादा है। अच्छा। तो ज़ाहिर है वो मिशन एड ऑन होती हैं हमारी उसमें, लेकिन हमें प्रॉब्लम करता है जो रात 11 बजे से लेके सुबह तक जो बाहर से ट्रक ट्रेला आता है, दूसरे ट्रैक्टर ट्रालियाँ आती हैं, वो बहुत ज़्यादा चूँकि उनका प्रॉब्लम होता है, शहर में आलूदगी का लेवल उस वक्त बढ़ जाता है। तो अब हुकूमत ने ये फैसला किया है कि वो सिर्फ वो गाड़ियाँ लाहौर में एंटर होंगी जो जिनका फिटनेस सर्टिफिकेट होगा। वो गाड़ियाँ प्रॉपर, आपको पता है कि पंजाब हुकूमत ने तमाम अजला में, मेरे ख्याल में 26 से ज़्यादा अजला में हमारे कंप्यूटराइज्ड मैकेनाइज्ड फिटनेस सेंटर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने बना दी है। तो वो चीज़ें अब बेहतर हो रही हैं जी। अच्छा। चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं और अल्लाह करेगा कि इंशाल्लाह ग्रेजुअली जो है हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अब जैसे अभी अक्टूबर का महीना है, नेक्स्ट मंथ में ये मज़ीद बढ़ जाएगी, ये फ़ज़ाई आलूदगी है, तो क्या करेंगे? अच्छा, दूसरा मुझे बताइए कि ख़बरें ये भी आती हैं कि फ़ंड्स भी नहीं मिलते हैं महकमा माहौलियात को, फिर उनके पास जो टूल्स होते हैं जो इक्वालिटी इंडेक्स चेक करते हैं वो भी इतने जो है इक्विपमेंट नहीं है उनके पास, स्टाफ भी नहीं है, मैन पावर भी नहीं है उनके पास। तो वाकई ये चीज़ें हैं या मुकम्मल तौर पर आप लोग इक्विपमेंट भी है, मैन पावर भी आपके पास मौजूद? देखिए ये तो बिल्कुल डेफिनेटली हम महकमे को ज़्यादा से ज़्यादा हुकूमत इस डिपार्टमेंट बहुत चूँकि इम्पॉर्टेंट है, इसकी स्ट्रेंथनिंग हो रही है, रीस्ट्रक्चरिंग इसकी हो रही है, सारी चीज़ इसमें ऐड की जा रही हैं, वो तो हो रहा है साथ साथ। और हमने एक बड़ा अच्छा कंट्रोल रूम डेवलप कर दिया है और उसमें ये तमाम इंडस्ट्री जो है जो प्रॉब्लमेटिक है उसको अब किया जाए, ऑनलाइन हम एक्सेस ले रहे हैं। अच्छा। कि बजाय इसके हमारे स्क्वाड जाएं और उनको चेक करें, तो वो उनका हमारे पास ये आता रहे। और दूसरा जो आपने बात की गैजेट्स वाली, तो इस वक्त हमारे तकरीबन कुछ 17 के करीब लाहौर में मुख्तलिफ जगह पे एयर क्वालिटी इंडेक्स को जो मेजर करते हैं हमारे डिवाइसेस काम कर रही हैं और मज़ीद हम 30 और ख़रीद रहे हैं जी। अच्छा, तो ये चीज़ें ऐड की जा रही है, उसमें डिपार्टमेंट की भी जो स्ट्रेंथनिंग की जा रही है। पहले हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेटअप है, अब हम रीजनल डायरेक्टरेट साथ बना रहे हैं और इनको एक्सपेंड कर रहे हैं, तो वो चीज़ें साथ साथ हो रही हैं जी।
तो जो हमें वसाइल मुयसर हैं अच्छा। वो हो रही हैं, लेकिन असल जो चीज़ जो इम्पॉर्टेंट थी, जो मैंने अर्ज़ की कि वो हमने फंडिंग इस वक्त अरेंज करने में हुकूमत पंजाब ने बहुत एक कामयाब हो गया कि जो 2 अरब रुपया हमने रख दिया इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करने के लिए। इसको और बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन हम रिक्वेस्ट करते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट हजरात से और जो दूसरे इसमें जिनका रोल है कि वो हुकूमत के साथ ताउन करें। हम उनको फंड देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई भी इंडस्ट्री बगैर एमिशन कंट्रोल सिस्टम के ना चले, नहीं चल सकती है, वरना उन्हें जुर्माना। और एक स्मोक के बारे में और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एक देसी टोटका। अच्छा। देसी तरीका इसको नापने का ये है कि बाद का ये टाइम आता है ना, आगे जो 25 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर का टाइम है, इसमें स्टबल बर्निंग पीक पे होनी है। और ख़ासकर इंडियन साइड में रेफ़र करूँगा 2019 में 6 नवंबर को लाहौर में शाम को बहुत ज़्यादा धुआं था। अच्छा। वो स्मोक नहीं थी, धुआं था। वो था क्या कि इंडियन बॉर्डर के साथ साथ आग लगी हुई थी बहुत ज़्यादा, और विंड डायरेक्शन हमारी तरफ हो गई। अच्छा। उस धुएं ने हिट कर लिया बेसिकली। सही। स्मोक की निशानी ये होती है कि स्मोक वाले दिन आपकी आंखों में चुभन होती है, जलन होती है जी, चुभन होती है। तो वो उसकी एक आम, अगर आप आदमी मतलब अगर उसकी तशखीस करना चाह रहे हैं आप, मीन्स कि वो लोग बाद का एक आम धुएं को और स्मोक मिक्स कर देते हैं तो उस दिन वाकई जलन होती है आपकी आंखों में। पिछले साल अब 2022 में देखें वो फिनोमेना नहीं हुआ, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में जाके हो गया। तो बाद का मुख्तलिफ फैक्टर्स हो जाते हैं जब ये होता है, लेकिन ये जो टाइम होता है 25 अक्टूबर से लेके हम तो चाहते हैं सर ना ये अक्टूबर में हो, नवंबर में हो, दिसंबर में हो, ना ही जनवरी में हो। इससे जितनी जल्दी हो सकती है हम इससे जान छुड़वाएं। सॉरी मैं आपकी बात कर, इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन क्लाइमेटिक चेंजेस का जी वो तो है। हमारी कंट्रीब्यूशन लेस देन 1% है पाकिस्तान की, बट अफेक्टीज में हम पहले 10 मुल्कों में आते हैं जी। तो ये हमारे रीजन के जो ममालिक हैं ये हमें बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन क्लाइमेट चेंज ओवरऑल कह लें कि पूरी दुनिया में चेंज होता जा रहा है, क्लाइमेट चेंजिंग आ रही है, मौसमियाती तब्दीली आ रही है, लेकिन फिर भी उन लोगों ने भी तो मैनेज किया है ना, तो हम भी इसको मैनेज कर सकते हैं। डिफरेंट पॉलिसीज़ लेकर आके, डिफरेंट इकदाम उठा के हम इनको भी कंट्रोल में लेकर आ सकते हैं। हमारे साथ नसीमुर रहमान शाह साहब मौजूद थे, डायरेक्टर हैं महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, और माहौलियाती आलूदगी के हवाले से हम बात कर रहे थे कि हमारा जो शहर है वो उसके नरगे में आ चुका है, किस तरह इसको कंट्रोल किया जा सकता है, कौन कौन से फैक्टर हैं। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, पाकिस्तान महंगाई की लपेट में है और महंगाई के इस दलदल से निकलने का कोई रास्ता बज़ाहिर तौर पर तो हमें नज़र नहीं आ रहा है कि और हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ये के बाद दीगरे गैर मामूली कमी के फ़वाइद आम आदमी तक नहीं पहुँच रहे हैं, या अगर पहुँच भी रहे हैं तो इनका तनासुब खातिर खा नहीं है। महंगाई से निमटने के लिए जो इदाद शुमार पेश किए जाते हैं वो इदारा जाती चालों का मजमुआ है, और हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स हमें मार्केट्स में नज़र आती है जब आप फील्ड में जाते हैं। और हकीकत में आम आदमी हर गुजरते दिन के साथ मजीद महंगाई की चक्की में पिसता चला जा रहा है। गुज़श्ता हफ्ते के इख्तिताम तक की सूरत हाल से मुतल्लिक हुकूमती इदाद शुमार के मुताबिक बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी जो रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे घरों में चीज़ें यूज़ होती हैं, उनकी लागत में मुसलसल 5वीं बार इजाफा हुआ है, और ये 38% से ज़्यादा है। और कहा यह जाता है कि जनाब एक आम आदमी की हालत अगर बेहतर होगी ना तो मुल्क तरक्की करेगा। तो मुल्क की इकॉनमी के ऊपर बात करनी है आज हमने, किस तरह मुल्क हमारा तरक्की कर सकता है, हमारी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो किस तरह उनको हम बूस्ट दे सकते हैं, किस तरह के इक़दामात उठाने चाहिए, और वो क्या हमारी मुआशी बहाली में किरदार अदा कर सकती हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट मेहमान मौजूद हैं। काशिफ अनवर साहब मौजूद हैं, सदर है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। काशिफ साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, शुक्रिया। काशिफ साहब, जिस तरह मैं बात की है कि स्मॉल मीडियम जो इंडस्ट्रीज़ हैं एक बहुत अहम रोल प्ले करती हैं, क्या रोल प्ले कर सकती हैं वो हमारी मुआशी जो एक तो हम लोग बड़ा ज़्यादा गुजर रहे हैं मुआशी बहाली का जो शिकार हमारी इकॉनमी है, उसको किस तरह बेहतर किया जा सकता है? देखें, जो हमारी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर इंडस्ट्री है, सबसे ज़्यादा जो उन्होंने कंट्रीब्यूट करना है, उन्होंने रोज़गार देना है। फिर
जब आपकी इंडस्ट्री चलती है तो उसके साथ सिर्फ एक सेक्टर नहीं चलता, बेशुमार सेक्टर चलते हैं। ट्रू। तो इसलिए इंडस्ट्री का चलना बहुत ज़रूरी है। और इंडस्ट्री हमारी तब तक नहीं चल सकती जब तक आप इनपुट कॉस्ट को कम नहीं करेंगे, जब तक आप बिजली को कम नहीं करेंगे, जब तक आप गैस को कम नहीं करेंगे। और एक और बात समझने वाली है कि हमने अपने मुल्क के अंदर हमारे रॉ मटेरियल्स तो बहुत से, मेजॉरिटी ऑफ द रॉ मटेरियल्स हम इंपोर्ट करते हैं। अब आपकी करेंसी कमज़ोर होती जा रही थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ वेरी गुड कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के साथ जब लाहौर में बिजनेस कम्युनिटी की मीटिंग हुई, उसके बाद उन्होंने एक्शंस लिए, हमारा रुपया स्ट्रांग हुआ। उसके स्ट्रांग होने से, और इसको अभी और स्ट्रांग होना है, इसको 240 तक दिसंबर से पहले जाना चाहिए। अच्छा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, जब अगर हमारा रुपया मजबूत होगा तो जो हम अभी बात कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन इस मुल्क में बहुत ज़्यादा, वो कम होगी। ठीक है। जो आपके पेट्रोल में प्राइसेस में कमी आई है इसी वजह से आई है। जब आपका रुपया और मजबूत होगा तो अल्टीमेटली ये हमें और ये पास ऑन करना पड़ेगा, पेट्रोल की कीमतें और कम करनी पड़ेंगी। और ना सिर्फ हमें पेट्रोल की कीमतें कम करनी पड़ेंगी, हमें बिजली की कीमतें भी कम करनी पड़ेंगी। ये बहुत ज़रूरी है। और मैं ये समझता हूँ कि जो तमाम ईवल्स की मदर है वो डिवेल्यूएशन है। वो बहुत से फैक्टर्स की वजह से हैं, लेकिन जब आपका रुपया कमज़ोर होता है तो तमाम मसाइल उजागर हो जाते हैं। जब आपका रुपया, क्योंकि देखें, ये हमें इस बात को भी समझना है कि हम एक्सपोर्ट बेस्ड कंट्री नहीं हैं। एक्सपोर्ट का पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम एक्सपोर्ट तब तक नहीं बढ़ा सकते जब तक हमारे पास सस्ता फ्यूल नहीं होगा। और सस्ता फ्यूल कब होगा? देखें, इससे पहले मैं ये कहता था, मैं अब 2-3 बातें और आज के प्रोग्राम में ऐड करूँगा कि हम इससे पहले वाटर रिजर्वॉयर्स या डैम्स की बात करते थे, हमें अब कालाबाग डैम की बात भी करनी है स्पेसिफिकली। हमें इस बात की बात भी करनी है कि हमें इस्लामिक बैंकिंग की तरफ जाना है। ये बहुत ज़रूरी है। देखें, जब ये बात हमें समझनी है कि जब अल्लाह ये कहता है कि मुझसे और मेरे नबी से जंग है जब तुम सूद के साथ काम करते हो, तो फिर एक मुआशरा, एक मुल्क, एक कंपनी कैसे तरक्की कर सकता है जब हम सूद पे काम करेंगे। तो अगर हमारे, जो आपने मुझे कहा ना कि तरक्की के राज क्या हैं, जो तरक्की के राज पिन्हा है जहाँ पर कालाबाग डैम में पिन्हा है, इस्लामिक बैंकिंग में पिन्हा है। जब हम अपने आप को करेक्ट करेंगे ना, और हमें अपने अखराजात को कम करना है हर लेवल पे। ये बहुत ज़रूरी है। हमें अपने, चाहे वो प्राइवेट कंपनी है, चाहे वो पब्लिक कंपनी है, कुछ भी है, हमें अपने अखराजात को कम करना है। और मैं पाकिस्तान की मिसाल एक ड्रम की देता हूँ जिसके ऊपर से पानी आ रहा है, और हमने नीचे 10 बहुत बड़े बड़े सुराख कर रखे हैं। हमें उन सुराखों को बंद करना है। कमी नहीं है, रिसोर्सेज की कमी नहीं है, और उन सुराखों में से हमारा ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है। जो बच्चे, जो लोग वो यहाँ से जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं ना, बाहर जाके सर्व कर रहे हैं, उनको भी रोकना है। और वो तब रुकेंगे जब आप मुल्क के अंदर उनको देंगे, तमाम अपॉर्चुनिटीज देंगे, उनको जॉब्स देंगे, उनको इंडस्ट्री देंगे। तो हमें सोचना है, पॉलिसी जो है ना उसको बेहतर करना है, पॉलिसी मेकिंग जो है वो अच्छी करनी है। अच्छा, ये तो हमने देखा है कि जी निगरान गवर्नमेंट आई तो उसमें थोड़े इनिशिएटिव्स लिए गए, जैसे आपने बात की कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जब मीटिंग की उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह डॉलर में भी कमी आई है, फिर उसके बाद पेट्रोल में भी कमी आई है। तो निगरान हुकूमत काफ़ी हद तक इक़दामात उठा रही थी, लेकिन इसके बाद जो गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट आएगी, क्या आपको लगता है कि इन फैक्टर्स के ऊपर वो हमारी इकोनॉमी को स्टेबल कर पाएंगे? अभी तो निगरान है ना। देखें, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत, हमेशा बीज बोया जाता है। और जब बीज बोया जाता है तो उसके ऊपर से फिर वो दरख्त निकलता है और उसके पत्ते निकलते हैं। जो अगली गवर्नमेंट आए डेमोक्रेटिक, उससे इस पॉलिसीज को लेके चलना चाहिए, चलना पड़ेगा। यही तो बात है। और देखें, मियाँ साहब भी आ रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेरी पिछले दिनों बल्गेरिया की एम्बेसडर से मुलाकात हुई और उन्होंने ये कहा कि हम तमाम यूरोपियन कम्युनिटीज़ ये देख रहे हैं कि आपके मुल्क के अंदर इलेक्शंस कब होंगे, आपकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कब आएगी, और आप कब अपने सिस्टम्स को करेक्ट करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें डेमोक्रेसी की तरफ जाना है, हमें इलेक्शंस की तरफ जाना है, लेकिन विद चार्टर ऑफ इकोनॉमी। हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि मियाँ साहब का आना बहुत खुश आइंद है, लेकिन मियाँ साहब बहुत बड़े अच्छे लीडर हैं। सिर्फ इलेक्शंस हमें नहीं चाहिए हैं, हमें चार्टर ऑफ इकोनॉमी के साथ इलेक्शंस चाहिए।
हमें मईशत के साथ सियासत चाहिए है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी। हमें ये अब सियासत और मईशत का हमें लेकर चलना होगा। इससे पहले ये अलग-अलग थे हम, लेकिन अब इन दोनों को हाथ में हाथ डाल के चलना होगा। अगर हम समझते हैं कि हमने अपने मुल्क को बचाना है और हमने आइंदा आने वाली नस्लों को बचाना है, तो फिर हमें यहाँ पर कुछ सख्त फैसले करने होंगे। अच्छा, लेकिन सख्त फैसले किसे, मतलब अगर जीडीपी में हम देखें तो हम बहुत पीछे हैं, कर्जे पे कर्जे हमने लिया हुआ है। आईएमएफ हमसे अपनी सारी शराइतें मनवाई जा रहा है, बिकॉज उसने हमें पैसे देने हैं और हमने उसके पैसे पे चलना है और उसकी शराइत फिर हमें माननी पड़ती हैं। जिस तरह हमने देखा कि बिजली की कीमतों में इजाफा किया गया, अब जो है वो गैस की कीमत में उसमें 100% इजाफा किया गया है। अच्छा, अब जैसे हम बात करते हैं, मियाँ साहब आ रहे हैं, आज आने वाले हैं, लाहौर में उन्होंने आना है, तो बिल फर्ज करें, लेट्स सपोज कि वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं काशिफ साहब, तो उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाइयाँ भी हैं, उनके साथ भी उन्होंने निपटना है, फिर हमारी जो गिरती माशी सूरत हाल है उसको भी संभाला देना है, डॉलर को भी सस्टेन करना है कि कम करना है, पेट्रोल की प्राइस भी कम हो और जो एक आम आदमी है उसकी जो जिंदगी है वो एक बेहतर तरीके से जो है वो गुजार सके। तो क्या आपको लगता है कि ये सारे जितने भी फैक्टर्स मैंने गिनवाए हैं ये पूरे हो सकते हैं? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ और हम पहले दिन से ये कह रहे हैं, जॉन से मर्जी गवर्नमेंट आए, जॉन से मर्जी प्राइम मिनिस्टर आए, हमें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। हमें इस बात से फ़र्क पड़ता है कि जो पॉलिसीज़ हैं उसमें कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, उसमें कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। जो आप जैसे चलें, आपने कहा कि हम सपोज कर लेते हैं मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, वेल एंड गुड, तो मियाँ साहब को फिर ये फैसला करना होगा कि हमने कालाबाग डैम बनाना है। मियाँ साहब को ये फैसला करना होगा कि जब शरीयत कोर्ट ने कह दिया कि 5 साल में इस्लामिक बैंकिंग में जाना है तो फिर हमें जाना है। मियाँ साहब को ये फैसला करना होगा कि हमने टैक्स बेस को बढ़ाना है। मियाँ साहब को ये फैसला करना होगा कि हमने बाकी बिल्कुल है ना, कि हमने स्मगलिंग को कैसे करना है, हमने इंडस्ट्री को कैसे करना है, हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को कैसे करना है, हमारी पॉलिसीज क्या होंगी। तो वो देखें, फिर वो बात है, फिर किसी भी गवर्नमेंट के आने या किसी भी गवर्नमेंट के जाने से हमारी मईशत को फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ना चाहिए, नहीं पड़ना चाहिए, नहीं पड़ना चाहिए, ये होगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखें, मुश्किलात हैं, बिल्कुल मुश्किलात हैं। अब देखें ना, मैं ये बिल्कुल क्रेडिट नून लीग की गवर्नमेंट को जाता है, मोटरवेज, मेट्रोज, अंडरपासेस, वेरी गुड, लेकिन मैं ये कहता हूँ इसको बनाने का मकसद ये नहीं था। इसको बनाने का मकसद ये था कि हमने नए शहर आबाद करने हैं। इसको बनाने का मकसद ये था कि हमने नए इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाने। इसको बनाने का मकसद ये था कि हमने मंडियों से अपने खेतों को मिला देना है। इसको बनाने का मकसद ये था कि हमने वैल्यू एडिशन की तरफ जाना है। हमने इंडस्ट्री, आपका रोजगार जो है, जो आपका एम्प्लॉय है, उसने ये मेट्रोज, ये आपके मोटरवेज ये इस्तेमाल करने हैं। उसका किराया कम इसलिए किया गया था, सब्सिडी इसलिए दी गई थी कि आपकी इंडस्ट्री चलेगी। तो देखें, ऐसा नहीं हुआ। वही ना, मतलब अगर एक बंदा घर ही बैठ जाएगा, कोई कामकाज पे नहीं जाएगा, तो फिर ये कहाँ की मेट्रोज कौन यूज करेगा, कौन मेट्रोज यूज करेगा? और देखें, सब्सिडी तब दी जाती है जब आप कमा रहे हो, सब्सिडी तब दी जाती है जब आपके पास इतनी इनकम हो। तो अगर हम अपनी इंडस्ट्री को बंद कर देंगे और हम इस तरह से, जो आजकल हालात हैं, बेरोजगारी है, मसाइल हैं, तो फिर इस तरह से नहीं होगा। इतने बड़े इंटरेस्ट रेट के साथ एलसीज आपकी खुल नहीं रही। आज भी मैं अपने बहुत से ऐसे, मेरे चैम्बर में बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो ये कहते हैं कि हमारे आज भी डैमरेज, डिटेंशन और पोर्ट चार्जेस की वजह से हमारे कंटेनर्स रिलीज नहीं हो रहे। बहुत से लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने अपनी कंसाइनमेंट्स को छोड़ दिया। बिल्कुल ऐसे इंडस्ट्री बंद हो गई है, पैसे नहीं है। 22% तो आपका मार्केट का रेट, बैंक का रेट है। तो जब आपको 25-26, इट्स नॉट फिजिबल कि आप 25-26% पे इंटरेस्ट दें। तो जब इतने मसाइल होंगे, लेकिन हाउएवर मैं फिर ये कहता हूँ कि मुश्किलात, पूरी उम्मीद रहना चाहिए ना कि कभी भी हमारे अच्छे वक्त वापस आ सकते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि आपको अल्लाह ताला पे तवक्कल करना चाहिए। बेशक। करेक्ट योर सेल्फ, करेक्ट योर सिस्टम्स। देखिए, हमने 75 साल नहीं बनाए, नो प्रॉब्लम, आज बना ले, आज से शुरू कर ले, आज से करना शुरू कर। जैसे आप
आपने ब्रेन ड्रेन की बात की है, सिर्फ ना के स्टूडेंट्स बल्कि यहाँ से जा रहे हैं, हमारे जो बिजनेसमैन्स हैं, बिजनेस कम्युनिटी है, वो भी बहुत ज़्यादा दबाई जा रही है कि हम बाहर जाके इन्वेस्ट करते हैं। क्या अब हमारी ताजर बरादरी या बिजनेस कम्युनिटी इन्वेस्ट करने को तैयार है पाकिस्तान में? देखिए इन हालात में खासतौर पर जो चल रहे हैं अभी हालात ऐसे नहीं हुए, अभी तो हम रुके हैं आकर। अच्छा। और देखें अभी पिछले दिनों फिर हमारा रुपए और डॉलर की पैरिटी में 2 से 3 रुपए का इंक्रीज आया और फिर वहां पर ये हुआ कि क्या हुआ, वापस चला है ये डॉलर अपनी जगह पे। एकदम धचका लगता है कि वापस तो नहीं चला जाएगा 350 पे। तो देखें जब तक ये तब मामला ठीक होंगे जब आपकी बेहतर तरीके से शिफ्टिंग ऑफ द गवर्नमेंट होगी। अच्छा। आपके केयर टेकर गवर्नमेंट से आपके अगले डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ होगी, लेकिन फिर अल्टीमेटली जब आपकी असेंबलीज आती हैं उनके मसाइल अलग होते हैं। जी। अभी ये है इस गवर्नमेंट में ये है कि फैसले चंद लोगों ने लेने हैं और वो ले रहे हैं। मैं चीफ मिनिस्टर साहब को भी ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहूँगा, बहुत सी कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, बहुत ज़्यादा वो चाह रहे हैं कि मेरी 4 मीटिंग्स उनसे हो चुकी हैं। अच्छा। कि वन विंडो ऑपरेशन पे वो काम करना चाह रहे हैं। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज, मिनिस्टर इंडस्ट्रीज, SM तनवीर साहब, ये सब काम कर रहे हैं। तो ये चाह रहे हैं कि सिस्टम हो जाए, तो इट इज़ वेरी गुड। चले सिस्टम्स ही बन जाएं, अगली गवर्नमेंट्स आके उन्हें उसी तरह से कंटिन्यू करें ना। यही तो मसला है कि एक गवर्नमेंट अगर कोई इनिशिएटिव लेती है तो नेक्स्ट गवर्नमेंट उसको पसे पुश डाल देती है, हमारा काम नहीं करती जो है। हम बात करते हैं कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज और कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज, वो यही तो है हाँ कि एक गवर्नमेंट कहती है हमने यहाँ पर इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन करनी है, तो दूसरी आके कहती है इम्पोर्ट खोल दो, हमें तो जरूरत ही नहीं है, हमें जरूरत नहीं है। तो ये ऐसा होता रहा है पिछले वक्तों में। तो हमें यही पॉलिसीज, और ये तब तक नहीं होगा जब तक तमाम पॉलिटिकल पार्टी, देखें इनको बैठाना है। अच्छा। मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ इनको बैठाया जाए ताकि ये साइन करें, साइन करके फिर इलेक्शंस की तरफ जाएं, ताकि हमने देखें ये मुल्क रहने के लिए बना है, ये मुल्क खुदा ना खास्ता टूटने के लिए नहीं बना, और हमने इसको बचाना है और हम ही ने बचाना है। और जब हमें पता है कि इसके सॉल्यूशंस क्या हैं तो उन सॉल्यूशंस पे अमल होना चाहिए। और इस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो मर्जी प्राइम मिनिस्टर, मुझे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। देखें हम बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं ना, मुझसे पूछेंगे ना क्या आप प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हो, मैं कहूँगा नहीं, मुझे अपनी इंडस्ट्री चलानी है, मुझे अपना कारोबार चलाना है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इस मुल्क के अंदर मामलात ठीक ऐसे होने चाहिए कि मेरी इंडस्ट्री, मेरी आने वाली नस्लें वो इस मुल्क में रहें। मैं ये ना सोचूं कि मैं अपने बच्चों को बाहर शिफ्ट करा दूं, या मैं ये ना सोचूं कि मैं अपना पैसा, अपना कैपिटल बाहर ले जाऊं। मुझे इस सोच को रोकना है, ये बहुत जरूरी है। उसके लिए हमें सब्सिडी देनी पड़ेगी, हमारे तालीम के शोबे को, हमारे ट्रांसपोर्ट के शोबे को, उसको बेहतर करना चाहिए, हमारे सेहत के शोबे को खासतौर पर। ये 3 मेरे ख्याल से बेसिक चीजें होती है जिसके लिए लोग बाहर भागते हैं। जी, आप तालीम, सेहत, रोजगार, साफ पानी, सिक्योरिटी, ये चंद चीजें हैं जो आप मांगते हैं। और देखें जब आपके सिस्टम्स चल रहे होते हैं ना, तो फिर ये आपके सिस्टम्स में से चीज, जब आपके सिस्टम्स करेक्ट होते हैं तो अल्टीमेटली वहां से ये चीजें आपको मिलना शुरू हो जाती हैं। तो हमें फिर वही बात है, सिस्टम्स डेवलप करने की जरूरत है। और एक और बात करूंगा, सिस्टम्स को अपनी मर्जी से नहीं चलाते, सिस्टम्स की मर्जी से चलते हैं। जब आपने सिस्टम्स बनाए होते हैं ना, तो फिर मैं अगर लाहौर चैम्बर का सदर हूं ना, तो सबसे पहले मैं अकाउंटेबल हूं। जी, ट्रू। मैं टेलीविजन पे ये कह रहा हूं कि अगर कोई मुझ पे उंगली उठाता है तो उसे ये साबित करना होगा कि काशिफ अनवर ने ये किया है। और मुझे पता है कि मैं सिस्टम में हूं, मैं अकाउंटेबल हूं, मैं यहाँ भी हूं और मैं रोजे हशर भी हूं। तो अगर हमारे तमाम जितने भी ओहदेदारान हैं, आने वाले जितने भी हुक्मरान हैं, अगर वो ये समझ लें कि हमने यहाँ भी अकाउंटेबिलिटी देनी है और हमने रोजे हशर भी अकाउंटेबिलिटी देनी है, तो हम मुल्क बचा लेंगे। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मैं कशिशा करना चाहूँगी। फिरोजपुर रोड और अकबरी मंडी अगर देख लिया जाए तो वहाँ पर अभी भी बहुत से ऐसे कारोबार हैं जो कच्ची पर्चियों पे चलते हैं। तो रोज़ाना करोड़ों का कारोबार होता है वहाँ पे, और कच्ची पर्चियों पे जो किसी टैक्स नेट में नहीं आते, किसी FBR के उस चीज़ में नहीं आते। मतलब
कच्ची पर्ची का मतलब है कैश के ऊपर काम होता है, जिसका कोई लिखत परत नहीं होती है, कोई आपको रिसीट नहीं मिलती है कि जनाब आपने इतना किया है, कि कच्चा बिल होता है, उसमें जितनी मर्जी आप जो है ना वो कर ले। तो इसको किस तरह आइडेंटिफाई किया जा सकता है, इनको किस तरह नेट के अंदर ये लेकर आया जा सकता है? आइडेंटिफाई देखें, अगर हम ये कहेंगे ना कि मुझे स्पेसिफिक मार्केट को पकड़ना है, वो गलत है। नहीं मतलब चले ओवरऑल कर ले, ओवरऑल कर ले इंडस्ट्रीज में। मैंने इसीलिए स्पेसिफिक कहा ना, मैंने नाम नहीं लिया। ठीक है, हमें करना क्या है, जो इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट को उस इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करना है। ठीक है। कानून ये कहता है कि अगर आपका कमर्शियल मीटर है तो आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है। इस वक्त 70 से 75 लाख कमर्शियल मीटर्स हैं। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैंने उनसे रिटर्न डलवानी है, ये डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। कानून ये कहता है कि अगर आपकी 1000 सीसी से ज्यादा की गाड़ी है तो आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है। तो क्या आपके मुल्क के अंदर 1000 सीसी से ज्यादा की गाड़ियां नहीं है? अब हमें उस सिस्टम को ऐसा बनाना है कि हमें उस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना है, अकाउंटेबल करना है, और ये इज नॉट अ मैटर ऑफ 1 or 2 days, इट विल टेक टाइम। और हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ सिर्फ वही पिस्ता है, उसका ऑडिट होता है जो टैक्स नेट के अंदर है। हमें, और मैं एक और बड़ी मगरमच्छें तो आती ही नहीं है ना टैक्स नेट के अंदर, तो उन्हें कौन अकाउंटेबिलिटी के सामने वो आएंगे? एक तो वो आते नहीं, एक तो वो लोग आते हैं जो टैक्स नेट के अंदर है। वही तो कह रही हूँ कि अकाउंटेबिलिटी तो उन्हीं की होती है ना जो टैक्स नेट के अंदर है। मैं दरअसल कहने लगा था कि मेरे जैसे कमजोर से और मासूम से लोग आ जाते हैं, लेकिन देखिए जो भी टैक्स नेट के अंदर है वो अकाउंटेबल होता है। और मैं एक और बात सिर्फ ऐड करूंगा आखिर में, हमें उन लोगों को मारना नहीं है, सजा नहीं देनी, हमें उनको एप्रिशिएट बताना है कि ये फवाइद हैं। और एक और बात, टैक्स नेट में आने का फायदा कोई नहीं है। टैक्स नेट में आने के लिए पेनल्टियां कम है, तो हमें फायदे देने हैं, पेनल्टीज नहीं है, मतलब आपको फायदा ही है। तो एंड पे मैं इसको इसलिए कंक्लूड करूंगी जनाब कि आप लोगों ने अपने सिस्टम्स को बेहतर करना है। आपके सिस्टम बेहतर हो जाएंगे ना, तमाम तर चीजें खुद ही हम लोग तरक्की की राह पर गामजन हो जाएंगे। हमारे साथ काशिफ अनवर साहब मौजूद थे। काशिफ साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, और महंगाई के इस दौर में किस तरह हम स्मॉल इंडस्ट्रीज को बेहतर बना सकते हैं और अपनी माशी जो हालात हैं उनको बेहतर कर सकते हैं, उस पर बात की है। मुझे इजाज़त दी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।